जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 4 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 6 जुलाई और डी 7 जुलाई। तो दोस्तों याद आपको बता दें कि विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें जूनोसिस आखिर होता क्या है। तो जूनोसिस जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां होती हैं संक्रमण के द्वारा, कैसे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको जूनोसिस बीमारी कहते हैं। जूनोस संक्रामक रोग मतलब वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने, तो दोस्तों याद रखना है कब हुई है शुरुआत इसकी, 6 जुलाई 1885 से। और किसके द्वारा? तो मतलब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था। दोस्तों याद रखें, रेबीज वायरस का टीका क्यों लगता है? जब कभी कुत्ता काट ले तो रेबीज वायरस का टीका लगता है। और रेबीज वायरस के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। कब? 6 जुलाई 1885 को। और तब से ही पहली बार जूनोसिस दिवस मनाया गया था। दोस्तों जूनोटिक रोग के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो एबोला, स्वाइन फ्लू, इंसेफ्लाइट्स और कोविड-19 आदि हैं। मतलब जो अभी कोरोना चल रहा है यह भी एक जूनोसिस बीमारी है, याद रखना है आपको। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शहरी माल ढुलाई दक्षता में सुधार के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। इसका मकसद लॉजिस्टिक की लागत को कम करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ पर एक वेबसाइट लॉन्च की। प्रारंभ में 10 शहरों की पहचान की जाएगी और इसे पूरे देश में लॉन्च करने के पहले अगले चरण में 75 शहरों में विस्तारित किया जा सकता है। फ्रेट स्मार्ट शहरों का विकास करने के लिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जर्मनी और RMI इंडिया के साथ सहयोग किया है। दोस्तों याद रखना है बहुत अच्छे से, यहाँ से आपको RMI जर्मनी और RMI इंडिया के साथ सहयोग किया गया है। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किस लिए? फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के लिए। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, जर्मनी की कौन सी? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से समझौता किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई थी। और हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण पूर्व रिलीज प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। यह हिमाचल प्रदेश में पहली, मतलब भारत की पहली प्रयोगशाला थी जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिनमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में है। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला पहली कहाँ है भारत की? तो याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश के कसौली में। दूसरी कहाँ खोली जा रही है? दूसरी और तीसरी तो पुणे और हैदराबाद में। अब नज़र डालेंगे हम हिमाचल प्रदेश की तरफ दोस्तों, तो जैसे हम देख सकते हैं यह उत्तर भारत में स्थित
एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों से लगती हैं। दोस्तों याद रखें, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। साथ में चीन से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में और अतिरिक्त जानकारी दें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 हैं। पहली शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है, और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। साथ में याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कल ही इनका नियुक्ति हुई है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। याद रखना है दोस्तों, कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यह राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा के हैं, और याद रखें यह गोवा के मतलब निवासियों में से पहले व्यक्ति हैं गोवा के जो कहीं के राज्यपाल बने हैं। तो याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा से राज्यपाल चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर याद रखना है। यहाँ के हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको पता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख के साथ आपको चंडीगढ़ ये भी याद रखने हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर स्थित अगर हम नदियाँ, यहाँ से बहने वाली नदियाँ देखें तो रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें हिमाचल प्रदेश के तो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित बांध देखें तो यहाँ पर प्रमुख 2 बांध हैं। पहला है भाखड़ा बांध या भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर बनाया गया है। आपको पता होगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा? भाखड़ा बांध, सतलज नदी पर है। याद रखना है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है महाराणा प्रताप सागर, जिसे पौंग जलाशय या पौंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप सागर का ही नाम है पौंग जलाशय या पौंग झील या डैम झील, आपको याद रखना है। 1975 में इसके बनाने की शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप सागर की, और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड क्षेत्र में ब्यास नदी पर बनाया गया था। याद रखना है दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर बांध है या पौंग जलाशय है या पौंग डैम झील है, यह किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर। कब बनाया गया? तो 1975 में। और कहाँ? तो कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड क्षेत्र में बनाया गया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। साथ ही याद रखें, हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है। अब पहले तो हम यही देखेंगे कहाँ हिमाचल प्रदेश देश में पहला और दूसरे स्थान पर है, और साथ में यहाँ के जुड़े अन्य तथ्य भी देखते चलेंगे। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए और तथ्य। तो हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो दोस्तों ई विधानसभा भी हिमाचल प्रदेश ने ही सबसे पहले लागू की, और ई कैबिनेट भी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने लागू की। हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर एकल आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों देश का पहला राज्य जिसने अखिल भारतीय स्तर पर एकल आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च की हो तो हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? ताशीगंग। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनेगा। दोस्तों यह बन चुका है, तो याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला स्की पार्क कहाँ बना, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? शिमला जिले के कुफरी में। दोस्तों अब यहाँ से अन्य तथ्य देखें इतिहास से जुड़े हुए, और साथ में वहाँ पर पहले और द्वितीय भी देखते चलेंगे। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान बापू मतलब महात्मा गांधी शिमला हिमाचल प्रदेश के जिस चैडविक हाउस में अक्सर ठहरते थे उसे CAG अपना म्यूजियम बनाने जा रहा है। देश का यह पहला ऑडिट म्यूजियम होगा। तो याद रखना है दोस्तों, देश का पहला ऑडिट म्यूजियम कहाँ खुलने वाला है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसमें CAG के 169 साल के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही सुरंग को अटल सुरंग नाम दिया। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए अटल सुरंग कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे के पास है? तो रोहतांग दर्रे के पास, आपको याद रखना है। अन्य तथ्य और देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय खुला है। दोस्तों हिमाचल उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के सोलन में। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर हर घर में LPG गैस कनेक्शन है। तो दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सा पहला राज्य जहाँ पर हर
घर में एलपीजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन है वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल को कब प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक। आगे अब और इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे दोस्तों, याद से सुनते जाइएगा, गिनती के 4-5 बचे हैं। 2 जुलाई 2013 को हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। दोस्तों कब किया गया? 2 जुलाई 2013 को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को देश का फल कटोरा भी कहा जाता है, फ्रूट बॉल भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को, यह उपनाम है, याद रखना है। केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य होने का खिताब हिमाचल प्रदेश के पास है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है तो केरल, दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। तो दोस्तों याद रखें, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन है? हिमाचल प्रदेश। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के बाद जुलाई 2013 तक हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। तो दोस्तों याद रखें, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और कब बन गया था? जुलाई 2013 तक। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि या देवी देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह आखिरी पॉइंट था दोस्तों हिमाचल से। यहाँ के 2 उपनाम आपको याद रखना है, एक तो फल कटोरा और दूसरा देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी निपुण भारत लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्र सिंह, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी हरदीप सिंह पुरी और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी निपुण भारत लॉन्च किया है। दोस्तों स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण शुरू किया है। इस दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो, गान और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों निपुण भारत मिशन का विजन शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके, जिससे प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। तो दोस्तों याद रखें, निपुण भारत या वर्तमान में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री कौन है? स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जिन्होंने यह हाल ही में निपुण भारत लॉन्च किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक में के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए अजय ठाकुर और माना पटेल, बी बुला चौधरी और मेहर सेन, सी सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री और डी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों याद रखें, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, दोनों चीज़ें याद रखें दोस्तों। विश्व चैंपियन मुक्केबाज कितने बार की हैं MC मैरी कॉम? तो 6 बार की हैं। और वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक की भूमिका निभाएंगे। उद्घाटन समारोह में कौन दोस्तों? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि समापन समारोह में कौन होंगे? तो बजरंग पुनिया होंगे। याद रखना बहुत अच्छे से दोस्तों। पहली बार आगामी टोक्यो खेल में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजावाहक हैं। दोस्तों याद रखें, यह पहली बार है जब भारत से 2 ध्वजावाहक हैं, एक पुरुष और एक महिला। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक साथ कितने राज्यपालों को नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। दोस्तों याद रखें,
हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नई नियुक्ति की है, या तो पुराने राज्यपाल को यहाँ से वहाँ किया है। अब वो कैसे हैं तो आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत इनकी नई नियुक्ति है दोस्तों। थावरचंद गहलोत बने हैं कर्नाटक के राज्यपाल। हरिबाबू कम्भमपति बने हैं कहाँ के, मिजोरम के राज्यपाल। मंगूभाई छगनभाई पटेल बने हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। तो दोस्तों यह राज्यपाल हुए हैं नियुक्त। अब अगर पुराने पहले से राज्यपाल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है तो सत्यदेव नारायण आर्य अब त्रिपुरा के, PS श्रीधरन पिल्लई अब गोवा के, और रमेश बैस झारखंड, और बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राज्यपाल होंगे। तो यह होंगे अब राज्यपाल। अब इनकी आपको तस्वीरें भी बता दें तो ध्यान से देखिए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के, हरिबाबू कम्बमपति मिजोरम के, मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के, PS श्रीधरन पिल्लाई गोवा के, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के, रमेश बैस झारखंड के, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। दोस्तों बाकी आप 20-22 जो राज्यपाल बसते हैं उनको याद करें अथवा ना करें, ये आपकी मर्जी। लेकिन यह 8 नई नियुक्तियां हैं, एक साथ हैं, तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न बनेगा और अब एग्जाम्स आने ही वाले हैं आपके सिर पर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बॉर्न डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन है A बिहार, B महाराष्ट्र, C पंजाब, और D गुजरात। तो दोस्तों याद रखें, ब्लैक फंगस के बाद भारत के महाराष्ट्र राज्य में बॉर्न डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। दोस्तों एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ही बॉर्न डेथ कहते हैं, तो आप दोस्तों कंफ्यूज ना हो। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस और वेस्कुलर नेक्रोसिस के मामलों की प्रमुख वजह एस्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का इलाज किया गया। हड्डियों में भी खून की सप्लाई बंद होने पर वेस्कुलर नेक्रोसिस या बॉर्न डेथ होती है। तो दोस्तों याद रखें, यह बॉर्न डेथ या वेस्कुलर नेक्रोसिस किस कंडीशन में होती है? जब हड्डियों तक खून की सप्लाई रुक जाती है। और यह मुख्यतः कहाँ रुकती है? तो या तो अपने जोड़ होते हैं जो, वहाँ पर जाके रुक जाती है, और जब यह सप्लाई रुक जाती है तो वहाँ की हड्डी काम करना बंद कर देती, जोड़ काम करना बंद कर देता है, और उसी परिस्थिति को बॉर्न डेथ कहते हैं। अब नजर डालें अगर महाराष्ट्र की तरफ दोस्तों, तो शॉर्ट में ही देखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। देखेंगे आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है A पुणे, B जयपुर, C चेन्नई, और D दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। किसने की है दोस्तों? वैभव गहलोत ने, जो कि राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होगा। पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? याद रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। मोदी स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है। और साथ में याद रखें कि जो जयपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा, जो विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा, इसकी क्षमता 75,000 दर्शक है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है A विश्व चॉकलेट दिवस, B विश्व कॉफ़ी दिवस, C विश्व डाक दिवस, और D विश्व विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट और उपहार में देते हैं, लेकिन घाना, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूसरे देश इस तिथि पर चॉकलेट दिवस नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तिथियां स्पेशल ट्रीट्स के लिए समर्पित हैं। दोस्तों चॉकलेट दिवस से जुड़ा हुआ कोई खास इतिहास सामने नहीं आता है, क्या क्यों मनाया जाता है या
इसको मनाए जाने के पीछे कारण क्या है, बस इतना ही पता रहता है कि यह पहली बार 2009 में मनाया गया था। और इसके पहले यह पहली बार वैसे देखें तो 1885 से मनाया जा रहा अलग अलग देशों में, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरे विश्व में 2009 में मनाया गया था विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने बाजार की परिस्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी योजना आयोग। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार सुधार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसैक नीलामी पद्धति में बदलाव किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तय किया है कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि और 14 साल की अवधि के बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे। दोस्तों नजर डालेंगे आरबीआई की तरफ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों हम और आरबीआई के अगर उपनाम आपको बता दें तो इसे बैंकर बैंक यानी बैंकों का बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं, कि सरकार का बैंक बोलते हैं। साथ ही आपको बता दें कि करेंसी प्रिंटिंग की पूरी पावर्स किसके पास होती हैं, करेंसी प्रिंटिंग कौन करता है इंडिया में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही अपनी यहाँ की करेंसी प्रिंट करता है। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब वीडियो को अंत तक देखें इसका भी धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।